अभी नमस्कार। आज का जो टॉपिक है वो है सामाजिक आर्थिक वर्गीकरण। बाबा का दिया हुआ टॉपिक अर्थव्यवस्था में है। अभी तक हम पहले के ये इसलिए हमने थोड़ा सा रखा है कि हम इसके बारे में समझ सकें और इसके महत्व समझें कि क्या है ये। हम थोड़ा सा कुछ पैराग्राफ पढ़ेंगे, उसके बाद उस पर सब मिलकर आपकी राय भी लेने की कोशिश करेंगे कि आपका इसमें क्या विचार है। तो बाबा बोलते हैं इसमें कि वर्तमान पृथ्वी से सामाजिक आर्थिक वर्गीकरण का जो अ, अ, एक अर्थ है वो भी हम समझ में आएगा। जैसे कि किस प्रकार से अर्थव्यवस्था में अ, अंदर है या उसका आर्थिक संसाधनों का अच्छे तरीके से हम उपयोग कर सकते हैं, इसके बारे में बाबा ने कुछ उसको पहले एक्सप्लेन किया है। एक्सप्लेनेशन को समझते हैं हम। बाबा बोलते हैं वर्तमान पृथ्वी से पहले विशालकाय जीव प्राय विलुप्त होते जा रहे हैं। इन सब बहुत बड़े जीव जंतुओं के जीवित रहने लायक प्राकृतिक परिवेश नष्ट हो रहा था। अतीत में बहुत से विशालकाय जीव जंतु पृथ्वी पर निवास करते थे, किंतु प्राकृतिक परिवेश के परिवर्तन एवं इससे हर मनुष्यों का आदि। जी। तो नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो जीव जंतुओं का अभाव बोलते हैं निवास पृथ्वी पर करते थे, लेकिन प्राकृतिक परिवेश में परिवर्तन होने के कारण मनुष्यों का आधिपत्य होने के कारण ये सभी विशालकाय जीव जीव जंतु का नामोनिशान मिट गया है। आवाज ठीक है दादाजी? बताइएगा आवाज ठीक नहीं हो तो, है ना? ठीक हो तो भी बताइए। तदनुरूप छोटे छोटे राज्य अपने अस्तित्व रक्षा के लिए संग्राम कर रहे हैं। लोग छोटे छोटे राज्यों की अपेक्षा बड़े बड़े सामाजिक आर्थिक इकाई के निर्माण में सभी की हित संकीर्ण मनोभाव संकीर्ण भावना के आधार पर काम कर रहे हैं और विवेक बुद्धि अ, और विभिन्न जो संकीर्ण भावनाओं की अपेक्षा और मनुष्य के मन में विश्व एकता की विचारधारा का उदय भी हो रहा है। इतने दिनों से समाज के बहुत से हिस्से को जिन सभी अंधविश्वासों एवं भाव जड़ताओं ने घुटन भरे माहौल में रखा था, आज विज्ञान एवं तकनीकी विज्ञान के विकास ने उनको बेनकाब कर दिया है। विवेक, बुद्धि एवं सर्वजन हिताय की भावना को मानवता अब महत्व देना शुरू कर रही है। इसलिए वर्तमान युग विशालकाय प्राणियों एवं छोटे राज्यों का युग नहीं है। दुनिया की इस वर्तमान सामाजिक आर्थिक चाहत के अनुसार प्राउत दुनिया में सर्वत्र आत्मनिर्भर सामाजिक आर्थिक इकाई में जनता के सर्वोत्मुखी कल्याण के कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाएंगे तथा एक सामूहिक आदर्श विचारधारा के आधार पर सभी को बांधकर रखेंगे। ये सामाजिक आर्थिक इकाई जैसे ही समृद्ध एवं शक्तिशाली होंगे, वैसे ही ये सभी आपस में
धीरे धीरे एक साथ मिलते जाएंगे। विश्व सरकार ने मान्यता पाएंगे। इस तरह से प्राउद सभी मनुष्यों के सर्वोत्मुखी कल्याण को सुनिश्चित करेगा। इस तरह से प्राउद सभी मनुष्यों के कल्याण को सुनिश्चित करता है। स्वाधीनता प्राउद आधारित सामाजिक आर्थिक आंदोलन की मुख्य विशेषता है कि वह लक्ष्य जो दुनिया के हर व्यक्ति की हर तरह की मुक्ति की सुनिश्चितता प्रदान करता है। मानव इतिहास के शुरुआती दौर से ही मनुष्य प्राकृतिक, सामाजिक एवं आर्थिक दासता से मुक्ति पाने के लिए यह संग्राम मानव स्वभाव के साथ ओतप्रोत भाव से जुड़ा हुआ है। मनुष्यों में मुक्ति की यह आकांक्षा व्यक्तिगत एवं समष्टिगत दोनों ही क्षेत्रों में है तथा इस मुक्ति को निश्चित रूप से पाने के लिए मनुष्य सभी प्रकार के आपदाओं के विरुद्ध संग्राम करेगा। फिर भी हम लोग देखते हैं कि जब किसी दबे कुचले वर्ग या समुदाय को थोड़ी भी स्वाधीनता प्राप्त होती है, तब वे भी बदले में दूसरे वर्ग या समुदाय को दबाने एक मिनट जी। तो अभी हम पढ़ रहे थे कि आज समाज में जितनी भी स्वाधीनता हम देखते हैं वह बहुत से लोगों एवं समूहों के लंबे संग्राम का यह परिणाम है। संग्राम एवं मन की यह खोजी प्रवृत्ति मनुष्य का सहज स्वभाव है। सुख पाने की मौलिक आकांक्षा एवं परमानंद के भाव में स्वयं को प्रतिष्ठित करने की इच्छा ही मनुष्य की सभी इच्छाओं का मूलाधार है। इसका यही अर्थ हुआ कि मनुष्य को दुनियावी संबंधों के मानस बंधनों से मुक्त होकर व्यक्तिगत जीवन में अपने को परम में प्रतिष्ठित करना होगा। मन को देश काल पात्र के बंधनों से मुक्त करना मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है और परम तत्व की प्राप्ति से ही आनंद प्राप्ति की आंतरिक अभिलाषा पूर्ण हो सकती है। सामूहिक एवं सामाजिक जीवन में पूर्ण मुक्ति संभव नहीं है, तथापि प्रत्येक मनुष्य को परम मुक्ति की प्राप्ति के लिए समाज उत्साहित करेगा। मानसिक आध्यात्मिक क्षेत्र अनंत है, इसलिए अनंत की खोज में दूसरों की प्रगति में बाधा नहीं आएगी, किंतु भौतिक साधन सीमित होने के कारण दूसरों की प्रगति में बाधाओं की संभावना रहती है। सामूहिक जीवन में मुक्ति तभी सुनिश्चित होती है जब मानव जीवन के सभी क्षेत्रों में मनुष्य निर्बाध होकर अपनी सभी तरह की अभिव्यक्ति को व्यापक रूप से व्यक्त कर सके। इस सर्व स्तरीय मुक्ति को प्रत्येक मनुष्य के स्वाभाविक अधिकार
के रूप में स्वीकृत होना उचित है। मनुष्य के इस स्वाभाविक अधिकार के उत्तम विकास हेतु एक अनुकूल वातावरण, एक उपयुक्त सामाजिक आर्थिक परिवेश निर्मित करना हम सभी लोगों का कर्तव्य है। वर्गीकरण करने की शर्तें। सामाजिक आर्थिक आंदोलन के निर्माण काल में ही विभिन्न कारकों पर चिंतन मनन करना उचित है। वह निम्न प्रकार है। पहला, समान आर्थिक समस्या और समान आर्थिक संभावना, समान नस्ल और समान भावनात्मक विरासत, समान भौगोलिक परिवेश और समान आर्थिक समस्या से यही बोध होता है कि एक निर्दिष्ट क्षेत्र के जन समुदाय को एक जैसी ही आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं के अंतर्गत स्थानीय उत्पादित वस्तुओं के बाजार का अभाव की समस्या, श्रमिकों की बहुलता या कमी की समस्या, संपर्क एवं यातायात के अभाव की समस्या, सिंचाई के लिए पर्याप्त जल आदि शामिल हैं। किसी सामाजिक आर्थिक इकाई के निर्माण काल में उस क्षेत्र में उपयुक्त समस्याएं हैं कि नहीं, इसकी जानकारी सबसे पहले कर लेना होगा। आर्थिक समस्याओं एवं उसके समाधान के उपायों को अच्छी तरह से जान लेना होगा कि उस क्षेत्र में क्या-क्या समस्याएं हैं और उसी से संबंधित फिर हमें विकल्प तलाशने चाहिए। दूसरा, किसी भी सामाजिक आर्थिक इकाई में एक ही तरह की आर्थिक क्षमताओं का होना उचित है। यद्यपि यह स्वाभाविक है कि एक ही सामाजिक आर्थिक इकाई में विभिन्न स्थानों के बीच पार्थक्य रहेगा ही, फिर भी यह देखना होगा कि पूरे इकाई के लोगों के आर्थिक विकास के लिए एक जैसा सुयोग है कि नहीं। जिसके पास सब कुछ है, ऐसे धनिकों एवं जिसके पास अभाव है, ऐसे गरीबों के बीच जो विषमता है, उसको उत्तरोत्तर कम करते जाना होगा, जिससे सभी लोगों की सामूहिक उन्नति हो एवं वास्तविक जन कल्याणमूलक समाज की स्थापना हो सके। तीसरा पहलू, एक सामाजिक आर्थिक समूह के बीच नस्लीय समानता होना उचित है। अतीत में बहुत सी जातियां एवं उपजातियां शक्तिशाली एवं प्रभावशाली जातियों द्वारा अवदमित एवं शोषित हुई हैं। ये प्रभावशाली जाति अपने दुष्टतापूर्ण उद्देश्य की पूर्ति हेतु जातिवाद के प्रचार से अपना आधिपत्य कायम करने के लिए समाज को खंड विखंड कर रही हैं। इन सभी भयंकर, हानिकारक, संकीर्ण मनोभावों से समाज की रक्षा करनी होगी। यदि प्रत्येक जन समुदाय को अपनी अभिव्यक्ति एवं विकास का पर्याप्त सुयोग प्राप्त हो जाए, तो इससे समाज की रक्षा संभव हो सकेगी। विभिन्न रंगों के फूलों से गुंथी मानवता की यह माला तभी सौंदर्य की सर्वोत्तम आकृति में रूपांतरित होगी, जब विभिन्न जन समुदाय अपने आपसी भय एवं स्वाधीनता की गरिमामय स्थिति में अपने भाई बहनों को का सच्चा प्यार पाकर प्रेम के बंधन में आबद्ध होंगे। चौथा बिंदु, भावनात्मक विरासत के अंतर्गत भाषा, ऐतिहासिक परंपरा, साहित्य, सामूहिक प्रचलन, संस्कृति इत्यादि है। यह एक विशेष जन समुदाय की सामूहिक मानसिकता का सूत्र है, जो इस जन समुदाय के लोगों के बीच अभिन्नता एवं आत्मीयता का भाव उत्पन्न करता है। मनुष्य मुख्यतः स्वभाव से ही भावुक है। उसने अपने दैनिक कार्यक्रमों के माध्यम से पृथ्वी की विभिन्न वस्तुओं के साथ एक विशेष प्रकार का संबंध स्थापित कर लिया है। किसी प्रिय वस्तु के प्रति मनोभाव या भावुकता
यदि सामूहिक मनोभावों के साथ सामंजस्य पूर्ण हो तो उस मनोभाव को मानव समाज की एकता कायम करने में लगाया जा सकता है। कभी-कभी बहुत सी वस्तुओं के प्रति मानवीय मनोभाव सामूहिक मनोभावों के विरुद्ध हो जाता है। उससे काफी उसके कारण काफी बड़े पैमाने पर अनैक या फूट पैदा होती है। तो सभी मनोभाव मानव एकता में सहायक हैं। जो मनोभाव मानव एकता में सहायक हैं, उन सभी को प्रोत्साहन देना उचित है। जिन मनोभावों से मानव समाज में दरार उत्पन्न हो, उन सभी का त्याग करना ही उचित है। प्रउत के सभी सामाजिक आर्थिक इकाई इसी नीति का अनुसरण करते हैं। यानी कि जिन भावनाओं से, जिन सेंटिमेंटों से हमारे ना नुकसान हो, हमारी एकता में नुकसान हो, उसको हमें अलग करना है। उसको बहुत एकदम फोकस करके चलना है कि वो कौन से विचार हैं, किस प्रकार उसमें काम किया जाए कि वो हमारी एकता को खंडित करते हैं। आगे बाबा ने कहा है, अंततो गोत्वा समान भौगोलिक वैशिष्ट अर्थात भूमि की स्थलीय रूप रेखा, नदी व्यवस्था, वर्षा एवं सिंचाई का पानी आदि सभी सामाजिक आर्थिक इकाई के गठन हेतु विशेष रूप से विवेचनीय है। प्रउत आधारित सामाजिक आर्थिक इकाई का निर्माण ही एक जन आंदोलन है जो सभी प्रकार के शोषणों के विरोध के साथ ही साथ स्थानीय दावेदारियों एवं स्थानीय जनता के मनोभावों के समर्थन में संग्राम करेगा। यह आंदोलन इकाई को जानो, योजना तैयार करो एवं जनता की सेवा करो। जिन स्थानीय लोगों ने अपने आर्थिक हित इकाई आर्थिक हित के साथ जोड़ा है, जहां वे रहते हैं कि नीति के तहत पूरी दुनिया में सब जगह आत्मनिर्भर सामाजिक आर्थिक इकाई निर्माण के लिए काम करेगा। आत्मनिर्भर सामाजिक आर्थिक इकाई में निवास करते हुए उस क्षेत्र की स्थानीय भाषा में बातचीत करते हो, जिन्होंने संबंधित सामाजिक आर्थिक क्षेत्र के हित के साथ अपने व्यक्तिगत हितों को मिला दिया है, वे ही उस क्षेत्र के स्थानीय लोग हैं। आर्थिक आत्मनिर्भर आर्थिक इकाई प्रत्येक सामाजिक आर्थिक इकाई को अपने विकास के लिए योजना बनानी होगी तथा इसके बहुत से विषयों पर विचार करना होगा। इसके अंतर्गत प्राकृतिक संसाधन, भूमि की स्थलीय रूपरेखा, नदी व्यवस्था, सांस्कृतिक अवस्था, संचार एवं यातायात, औद्योगिक क्षमता एवं विकास परक परियोजनाओं के निर्माण में विशेष सहायक हैं। किसी विशेष इकाई के औद्योगिक उत्पादन को किसी महत्वपूर्ण हिस्से को यदि उस क्षेत्र से बाहर भेज दिया जाए या उसका दुरुपयोग किया जाए तो उस क्षेत्र की उन्नति में रुकावट होगी। इसलिए किसी सामाजिक आर्थिक इकाई की पूंजी को किसी भी तरीके से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। इस संपदा का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना होगा। यदि संघीय व्यवस्था के किसी एक विशेष सामाजिक आर्थिक इकाई को सही आर्थिक न्याय प्राप्त न हो तो वे संघीय बजट में से अपने लिए पृथक धनराशि पाने की दावेदारी का आंदोलन कर सकते हैं। इस आंदोलन के बाद भी उन्हें यदि सही न्याय न मिल सके तब वे अलग राज्य की दावेदारी कर सकते हैं। जबकि पृथक बजट एवं पृथक प्रशासन के साथ छोटे-छोटे बहुत से राज्य या राष्ट्र के निर्माण का समर्थन प्राप्त नहीं करता है।
बहुत से राज्यों के निर्माण से सामाजिक आर्थिक समस्याएं और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। इससे प्रशासनिक खर्चे दुगने होंगे एवं धन की बर्बादी होगी। बल्कि छोटे छोटे राज्यों को या राष्ट्रों को एक साथ मिलकर बड़े सामाजिक आर्थिक इकाई का गठन ही उचित है। सामाजिक आर्थिक इकाइयों के एकीकरण की शर्तें। दो या उससे ज्यादा सामाजिक आर्थिक इकाइयों को कुछ शर्तें पूरी करने पर एक साथ मिला सकते हैं। ये शर्तें हैं: आर्थिक समानता, संचार एवं यातायात की सुविधा एवं प्रशासनिक दक्षता। इन शर्तों के पूरी होने से उन क्षेत्रों में उच्च स्तरीय सामाजिक आर्थिक समानता आ जाएगी। तब उनके साथ मित्रतापूर्ण सहयोग स्वाभाविक एवं सहज हो जाएगा। इस अवस्था में वे सभी क्षेत्र के अपने अधिकतम सामाजिक आर्थिक विकास एवं अपने सभी लोगों के कल्याण हेतु एक साथ मिल जाएं तो एक अभिन्न सामाजिक आर्थिक इकाई में बदल सकते हैं। जैसे इसका एक उदाहरण दिया है बाबा ने भारत के रूप में। पूर्वी क्षेत्र उड़ीसा राज्य है अपना, जो उसमें प्रचुर खनिज संपदा यथा कोयला, बॉक्साइट, मैग्नीज इत्यादि से परिपूर्ण है। किंतु भारतवर्ष के वर्तमान नेता लोग यह सब खनिज संपदा को विदेशों में निर्यात कर रहे हैं। यदि सब कच्चे माल का उपयोग स्थानीय औद्योगिक उत्पादन में किया गया होता तो चार बड़े बड़े इस्पात उद्योगों को बहुत ही सहजता पूर्वक चलाया जा सकता था, जिससे प्रति व्यक्ति आमदनी में भी बढ़ोतरी होती। किंतु नेता लोग इन सब विषयों में ध्यान न देकर अपनी मनमर्जी से पंचवर्षीय योजनाएं बना रहे हैं। तभी तो इन पंचवर्षीय योजनाओं से ना तो आर्थिक विषमता ही दूर हो रही है, ना ही सामूहिक संपदा ही बढ़ पा रही है। इस आर्थिक विषमता को दूर करने एवं सामूहिक संपदा की वृद्धि करने हेतु वर्तमान आर्थिक व्यवस्था को हटाकर नई व्यवस्था को लाना होगा। सर्वप्रथम आर्थिक विकास हेतु पूरे देश को बहुत से सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों में इकाइयों में विभाजित करना होगा। यदि राजनीतिक एवं भाषा के दृष्टिकोण से राज्यों की सीमाओं का निर्धारण होता है तो सामाजिक आर्थिक योजनाएं कभी भी सही ढंग से नहीं बन सकेंगी एवं विभिन्न आर्थिक समस्याओं पर उचित ध्यान देना भी संभव नहीं होगा। इसलिए तत्परता पूर्वक देश के आर्थिक विकास को तेज करने के लिए आज सामाजिक आर्थिक इकाइयां अत्यावश्यक हैं। अभी एक राजनीतिक राज्य क्षेत्र में कई तरह की आर्थिक इकाई है। उदाहरण स्वरूप बिहार, झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में सिंचाई के पानी की बहुत ही गंभीर समस्या है। किंतु बिहार के मैदानी भूमि से जल के निष्कासन की समस्या ही बहुत बड़ी है। इसी तरह कालूकम और तेलंगाना को एक ही राजनीतिक राज्य आंध्र प्रदेश के साथ जोड़ दिया गया है, जबकि उन सभी की आर्थिक समस्याएं अलग अलग हैं। विचार करके इन सभी इकाइयों की जनता के हित में अलग अलग सामाजिक आर्थिक इकाइयों का निर्माण करना उचित है। प्रशासनिक आवश्यकता से इन विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों को अविलंब एक ही आर्थिक क्षेत्र में सम्मिलित करने से जटिलता उत्पन्न हो सकती है। किसी एक आर्थिक इकाई को आवश्यकता अनुसार दो राजनीतिक क्षेत्रों में विभक्त कर सकते हैं। अपरिहार्य होने पर एक राजनीतिक क्षेत्र में से एक से ज्यादा
आर्थिक इकाइयां भी हो सकती हैं। इस नीति से विभिन्न सामाजिक आर्थिक समुदाय अपनी क्षमताओं का विकास पूरी तरीके से कर सकेंगे। इस तरह दोनों इकाइयों की उन्नति लगभग बराबरी के स्तर में पहुंचने पर उन दोनों को एक साथ मिलाकर एक बड़ा सामाजिक आर्थिक इकाई का निर्माण संभव है। इस तरह धीरे धीरे पूरा भारतवर्ष एक सामाजिक आर्थिक इकाई में परिवर्तित हो जाएगा। अगले क्रम में लगातार विकास एवं उन्नति के द्वारा पूरे दक्षिण पूरे पूर्व एशिया में भी एक विभिन्न सामाजिक आर्थिक इकाई के रूप में काम कर सकेगी। इस स्थिति में ही सच्चे विश्व बंधुत्व की प्रतिष्ठा संभव होगी। विकास की यही स्थिति प्राप्त करने के लिए बाद प्राउद का जन आंदोलन एक सार्वभौमिक सुसंतुलन संरचना एवं प्रमा की प्रतिष्ठा करेगा। ये पैराग्राफ मुझे लगता है एक अभी हमने पढ़ा जितना उसका एक निचोड़ के रूप में है और बाबा ने स्पष्ट कर दिया इसमें कि किस प्रकार आर्थिक इकाइयां बनेंगी जिनमें समान आर्थिक समस्याएं होंगी, उनका अलग अलग वर्गीकरण कर लेना है, ना कि प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर आर्थिक क्षेत्रों को एक तरह अपनी तरफ से जोड़ के बना लेना है जबरदस्ती। तो इस प्रकार से जो इकाइयां बनेंगी उनकी समस्याएं भी एक होंगी और जितनी ज्यादा अलग अलग इस तरह की ज्यादा समस्याओं वाली इकाइयां ढूंढ ढूंढ के बनाई जाएंगी, उतना ज्यादा उनमें काम करने में आसानी होगी। तो और बाबा इसमें बोलते हैं क्षेत्रीय समृद्धि से ही विश्व एकता की प्रतिष्ठा। एक बाबा ने कोटेशन किया है, यूनिवर्सल स्पिरिट बट रीजनल इन अप्रोच। आगे बाबा कहते हैं क्षेत्रीय समृद्धि से ही विश्व एकता की प्रतिष्ठा। इसमें बाबा बोलते हैं सामाजिक आर्थिक क्षेत्र के निर्माण की जमीनी हकीकत से बहुत थोड़े समय के अंतराल में ही पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी जागृति उत्पन्न हो उठेगी। विभिन्न सामाजिक आर्थिक इकाइयों के बीच बहुत सी विभिन्नताएं हैं, किंतु इन सब विभिन्नताओं के आधार पर मानव समाज को खंडों में बंटने नहीं दिया जाएगा। यदि मानव समाज के समान मनोभावों को प्रभुत्व दिया जाए एवं एकता के बिंदुओं को विकास का आधार निर्धारित किया जाए, तो ये विभिन्नताएं मानव को छिन्न भिन्न करने के बदले और भी समृद्ध करेंगी। इसके अलावा यदि प्रत्येक सामाजिक आर्थिक इकाई को समग्र विचारधारा एवं वैश्विक दृष्टिकोण द्वारा प्रेरित किया जाए, मानव समाज उन्नत आदर्श से प्रेरित होकर प्रचंड गति से आगे बढ़ेगा। इसमें बाबा कहते हैं कि मानव समाज एक समान एकता की विचारधारा को अपनाकर विभिन्न जो मानवता को छिन्न भिन्न करने वाले विचारधाराएं उनको हटाकर आगे बढ़ेगा तो समृद्ध होगा। और विभिन्न सामाजिक आर्थिक इकाइयां विकसित होंगी। इसमें बाबा आगे बोलते हैं प्रौढ़ स्वीकार करता है कि किसी सामाजिक आर्थिक आंदोलन की सफलता हेतु सर्वप्रथम एक संपूर्ण समन्वित आदर्श की आवश्यकता है। प्रौढ़ के इस सामाजिक आर्थिक आंदोलन का आधार है नव्य मानवतावाद। यही नव्य मानवतावाद सभी मनुष्यों को एकता के सूत्र में बांधकर सार्वभौमिक समाज की स्थापना करेगा। जबकि यह सत्य है कि विश्वैकतावाद की प्रतिष्ठा दुनिया में रातों रात नहीं होगी।
इसकी स्थापना धीरे धीरे होगी, जब लोग पूरी दुनिया के मनुष्यों को ही नहीं, दूसरे जीव जंतुओं, पेड़ पौधों एवं जड़ जगत को भी अपना बना लेंगे। यदि एक व्यक्ति विश्वव्यक्तवाद की परिधि से बाहर रह जाए एवं शोषण का शिकार हो जाए, तो इस नव्य मानवतावाद की भित्ति कमजोर हो जाएगी। राउत की नीतियों की यह विशेषता है कि क्षेत्रीय समृद्धि के रास्ते ही विश्वव्यक्तवाद की प्रतिष्ठा। अब देखिए इसमें एक चीज समझते हैं हम, अलग अलग जगह हम देखते हैं बहुत सारे संगठन काम कर रहे हैं। वो प्रयास करते हैं कि हमारे क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ताओं का निर्माण हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तैयार हों और वो अलग-अलग जगह पर लोगों की समस्याओं को सुलझाएँ भी। लेकिन सुलझाते-सुलझाते बहुत सारी जगह आपको ये देखने को मिलेगा कि उनके बीच में फूट पड़ती है। कोई कुछ स्वार्थ से प्रेरित होके काम करता है, कोई किसी स्वार्थ से प्रेरित होके काम करता है। और बहुत ही ये कम देखने को मिलता है कि सभी लोग मिल के मानवता के कल्याण के लिए और सभी के कल्याण के लिए एक मत पर सहमत होकर काम कर रहे हों। ये ही बात बाबा ने बताई है, ये कैसे होगी? नव्य मानवतावाद की विचारधारा को डालकर होगी। मेहनत कर रहे हैं लोगों को जोड़ने के लिए, मेहनत कर रहे हैं विभिन्न तकनीकी विभिन्न चीज़ों को बताने के लिए। लेकिन फिर भी असफलता हो रही है। क्यों? क्योंकि नव्य मानवतावाद की कमी है। उसमें बाबा ने बताया ना कि वो विश्वव्यक्तवाद की परिधि से बाहर चला जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो उसको ये भावना हर समय रखनी है, अपनी साधना अच्छी रखनी है, ताकि कोई भोग वृत्ति उसके मन पर हावी ना हो और परमात्मा के बताए हुए जितनी भी उसके मन में रहे कि मुझे उन्हीं की नियम के अनुसार चलना है। तो ये विचारधारा जब उसके मन में रहेगी, उनकी उनकी बनाई हुई सृष्टि और जैसे-जैसे उन्होंने बनाया है, जैसे इन व्यक्ति को महसूस होता है कि विवेक के माध्यम से कि प्रत्यक्ष में और आने वाले समय के लिए क्या अनुकूल है, उसी जो अनुकूलता का भावना परमात्मा ने दिया है और आगे विवेक के माध्यम से क्या अनुकूल रहेगा जो उन्होंने विधि बताई है, उस विधि को समझकर व्यक्ति काम करेगा, तो वो अ, ज़्यादा भोगवादी दृष्टिकोण में नहीं फँसेगा और वो खुश रहेगा। उसी चीज़ को फिर वो अपनाते हुए लोगों के साथ एकता भी अपना सकता है क्योंकि वो किसी स्वार्थ में नहीं पड़ा होगा और वो स्वार्थ में नहीं पड़ा होगा तो सबको एक नव्यवथा मानवतावादी विश्वव्यक्तवाद के दृष्टिकोण से देखेगा क्योंकि उसको मतलब इस बात से है कि परमात्मा के नियम से मैं भी खुश रहता हूँ और तुम भी खुश रहोगे। उस वो अपने नियम नहीं घुसाएगा। तो यही चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हमें लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करनी है, वरना जितनी भी मेहनत है वो सब बेकार हो जाती है। आगे बाबा कहते हैं, शोषण से बचाव। अभी प्रश्न है कि पूरी दुनिया में आत्मनिर्भर सामाजिक आर्थिक इकाई की प्रतिष्ठा होने के बाद भविष्य में किस तरह से शोषण की संभावनाओं को दूर किया जाएगा। प्राउद के मतानुसार निम्नलिखित 4 घटकों की प्रतिष्ठा सामाजिक जीवन में हो जाए तो शोषण से लोगों की रक्षा हमेशा के लिए हो सकती है। ये घटक हैं समग्र आदर्श, विज्ञान सम्मत आध्यात्मिक आधार, आध्यात्मिक कार्यकर्ता और उपयुक्त संस्था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु बाबा ने बोले हैं, उसको एक्सप्लेन भी कर रहे हैं बाबा। समग्र आदर्श के बहुत से पहलू होते हैं। पहला बिंदु यह समग्र आदर्श ही सामाजिक, आर्थिक समस्याओं के युक्ति संगत विश्लेषण एवं आध्यात्मिक उन्नति की अवहेलना कदापि नहीं करने दिया जाएगा। युक्ति संगत विश्लेषण और आध्यात्मिक उन्नति की अवहेलना इसमें प्राथमिक वो है कि इसमें
तीसरा, आदर्श के साथ गतिशीलता एवं सजीवता को समन्वित करना होगा, जिससे समग्र आदर्श के अंदर ही बता रहे हैं, जिससे वह मानवता को सर्वात्म प्रगति की ओर तेजी से आगे ले जा सके। विज्ञान सम्मत आध्यात्मिक आधारशील समाज ही सभी प्रकार के भेदभाव एवं मानसिक संकीर्णता जनित सभी प्रकार के दलीय मतवादों से लोगों की रक्षा करेगा। विज्ञान सम्मत आध्यात्मिक आधारशील समाज। और आगे इसमें बोलते हैं, विज्ञान सम्मत आध्यात्मिकता लोगों के बीच किसी कृत्रिम भेद को स्वीकार नहीं करती है। कुसंस्कार एवं हताशा नहीं, बल्कि क्रम विकास एवं आत्मोन्नति ही आध्यात्मिकता की नींव है। इसमें लॉजिक होगा। अब वो लॉजिक होगा इस प्रकार का कि हम परमात्मा के अनुसार चल पा रहे हैं कि नहीं, किसी पूरे विवेक का इस्तेमाल करने का इसमें पूरी संभावना है, और उसी के आधार पर हम तय कर पाएंगे कि हम अपनी उन्नति कर पा रहे हैं कि नहीं। उसी बाबा ने आत्मोन्नति के लिए विज्ञान सम्मत आध्यात्मिकता बताया है। और उसके लिए बाबा अलग अलग जगह बोल चुके हैं कि कैसे वो आध्यात्मिकता विकसित हो सकती है, यम नियम के आधार पर, या फिर नवे मानवतावादी दर्शन के आधार पर, 16 पॉइंट्स के आधार पर, वो फिर अलग विषय है। बाबा इसमें आगे बोलते हैं कि आध्यात्मिकता में प्रतिष्ठित कार्यकर्ता लोग सभी प्रकार के शोषण से समाज की रक्षा की नैतिक पृष्ठभूमि तैयार करेंगे तथा आत्मोक्षार्थ जगत हिताय च के आदर्श पर पूरे मानव समाज में नैतिकता एवं आध्यात्मिकता प्रचार करेंगे। तो ये आत्मोक्षार्थ जगत हिताय च, तो आत्मोक्षार्थ कैसे होगा? साधना से, यम नियम से, अष्टांग योग से। जगत हिताय च कैसे होगा? बाबा का ने जो स्वाध्याय में बाबा ने बोला है, उस स्वाध्याय में जो हमारा सामाजिक दर्शन है उसको पढ़ने से। और हमारी आत्मोक्षार्थ के लिए तो साधना हो गई। जगत हिताय च के लिए हमारे चर्याचर्य है, हमारा सामाजिक व्यवहार कैसा हो। फिर हमारा सामाजिक व्यवस्था को समझने के लिए हमें प्राउत को पढ़ना है और अपने दर्शन को अपने समझना है, जिसके आधार पे हम समाज को बता सकें कि समाज भी उस चीज को स्वीकार कर सके। तो इसलिए इस आत्मोपचारार्थम जगत हिताय च। अंत में उपयुक्त संस्था मनुष्य की आशा, आकांक्षा एवं अभाव अभियोग को लेकर गंभीर रूप से चिंतन करेंगे तथा मानव कल्याण के लिए सतत कार्य करते रहेंगे। विश्व सरकार की आवश्यकता आज बहुत लोगों द्वारा व्यक्त की जा रही है। निकट भविष्य में इस विश्व सरकार की प्रतिष्ठा होने के बाद इसकी क्षमता को प्रगतिशील रूप से बढ़ाते जाना होगा। विश्व सरकार की संरचना के तहत प्रत्येक सामाजिक आर्थिक इकाई अपने समग्र विकास का सुयोग प्राप्त करेंगे। प्रौद्ध की सामाजिक आर्थिक इकाई निर्माण की यह नीति समाज की सभी सामाजिक आर्थिक समस्याओं के समाधान का एक व्यापक एवं सुसंगठित प्रयास है। आम जनता द्वारा इस नीति को स्वीकार कर लेने से समाज सभी बाधा बंधनों को पार करते हुए गति का सच्चा रास्ता पकड़कर त्वरित गति से आगे बढ़ने में सक्षम होगा। मानव समाज के एक तेजस्वी एवं उज्जवल अध्याय की शुरुआत होने वाली है। अक्टूबर 1979, कलकत्ता। परमपिता बाबा की जय। आप लोग कुछ अपने विचार इसमें रखना चाहें तो इसमें रख सकते हैं।
मुझे बहुत अच्छा टॉपिक लगा ये। आप लोगों का इसमें क्या विचार है? आप लोग अपना विचार इसमें रख सकते हैं। दीपेश्वर दादा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे तो आप कह सकते हैं, अपना विचार रख सकते हैं। डॉक्टर कवि कुमार जी या दिनेश जी, हाँ दीपेश्वर दादा नमस्कार नमस्कार। दादाजी। नमस्कार बहुत दादा अच्छा। नमस्कार। मैं तो पूरा सुन नहीं पाया, सॉरी, एक्चुअली बीच बीच में काम आ जा रहा था। जी जी बट जी कोई बात नहीं। फिर से पढ़ूंगा मैं किताब, आपने शेयर कर दिया था ना ये। ये मैं शेयर कर दूंगा और ये इसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा मैं। अच्छा, ये जो रिकॉर्डिंग हुआ है